Hello everyone, welcome back to our channel and today we are starting with yet another chapter for class 10 that is globalization and the Indian economy. जल्दी से एक बार कंटेंट देख लेते हैं चैप्टर का। आज हमें कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं दैट इज प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, interlinking production across countries, foreign trade integration of market, what is globalization, factor enabling globalization, World Trade Organization, impact of globalization and struggle for fair globalization. So much globalization, right? But anyways, so अगर हम इस चैप्टर के एग्जाम पर्सपेक्टिव से मार्क्स की बात करें तो 5 to 6 मार्क्स इजीली आपको देखने को मिल जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सो बेसिकली बच्चों लोग आज की जो दुनिया है जो आप लोग जी रहे हो, जहाँ पर आपके पास एन नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप फ़ोन खरीदने जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा फ़ोन। आप टीवी खरीदने जाते हो तो सारे टीवी एक जैसे लगते हैं। आप कार खरीदने जाते हो तो सब एक से एक फीचर वाले कार आपको मिलते हैं। सो दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऐसा कुछ हुआ कि आजकल इंटरनेशनल मार्केट की चीज़ें हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स में इतनी ज़्यादा है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो बेसिकली हमें कवर करना है कि कहाँ से शुरू हुआ और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हुए, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए और व्हाट इज द करंट लेवल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो जो भी कंज्यूमर है आज की दुनिया में उनके पास वाइड जो है सर्विसेज अवेलेबल हैं। वो जो चाहें जब चाहें उनके गेट पर आ जाती हैं, दरवाजे पर आ जाती हैं। लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन, टेलीविजन, सारी चीजें दुनिया में दूसरे देशों में बनती हैं और अब जो है आप अपने देश में खरीद सकते हो। हर सीज़न में नए मॉडल्स, इवन कार के मॉडल्स आपको सड़कों पर दिख जाएँगे और वो पुराने दिन थे जब हमको सिर्फ़ एम्बेसडर और फिएट की गाड़ियाँ देखने को मिलती थी। आज इंडिया में लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं बहुत ही टॉप की कंपनीज़ ऑफ द वर्ल्ड से, जिनमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, स्पीड, रेसिंग कार्स, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएँगी। ये हुआ कैसे कि आजकल शर्ट से लेके, टेलीविज़न से लेके, फ्रूट जूसेस भी हमको इंटरनेशनल मार्केट्स के हमारे मार्केट्स में देखने को आराम से मिल जाते हैं। जब ऐसी वाइड रेंजिंग चॉइस कंज्यूमर के साथ होती है तो ये आजकल ही देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें इवन 20 साल पुरानी हिस्ट्री देखें तब ये ऑप्शंस इंडियन कंज्यूमर या वर्ल्ड में किसी भी कंज्यूमर के पास ऑप्शंस नहीं होते थे। कुछ ही सालों में मार्केट्स एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई और दुनिया एकदम बदल गई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे, इसके वजह से किसको बेनिफिट हुए, लोगों की जिंदगी क्या चेंज हुई, ये सारी चीजें अब हम कवर करते हैं। सो पहला टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। सो मिडिल 20th सेंचुरी तक जो प्रोडक्शन था बच्चा लोग वो ऑर्गेनाइज होता था विद इन दी कंट्रीज। यानी कि कुछ एक ऐसा समय था जब कंट्रीज में ही सारी चीजें बनाई जाती थी, लोग वही चीजें पहनते थे, खाते थे, पीते थे। बट धीरे-धीरे बच्चे लोगों ने अपनी बाउंड्रीज़ बढ़ानी शुरू करी और होता ये है कि जब हम लोगों को ऑलरेडी कुछ प्रॉफ़िट हो रहा है तो हम उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप लोग जो हैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो जिसमें आपको 100 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है, तो आप उसको और एक्सपैंड करना चाहोगे और आप इंटरनेशनल मार्केट्स में कंज़्यूमर ढूँढोगे ताकि आपका बिज़नेस और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाए। ठीक है? तो ऐसे में बहुत सारी जो कॉलोनी थी इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हम बाहर भेजते थे और बाकी जो है फिनिश गुड्स मंगा लेते थे। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइज़ेशन को बहुत ज़्यादा रोल प्ले देती हैं। ट्रेड ऐसे में बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था और लोगों को एक-दूसरे की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। ठीक है? जो लेज़ के चिप्स हम लोग खाते हैं, जो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा हम लोग एन्जॉय करते हैं, जो बर्गर किंग का और मैकडी का बर्गर एन्जॉय करते हैं, दैट इज़ नॉट मेड इन इंडिया। राइट? तो ये हुआ कैसे पॉसिबल? ये हुआ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की वज़ह से, जिनको शॉर्ट फॉर्म में एमएनसी कहते हैं। ये जो एमएनसी जब से आई इन्होंने सारी दुनिया की तकदीर बदल दी और एमएनसी का नाम एमएनसी इसलिए होता है क्योंकि ये एक से अधिक नेशन में होता है, दैट इज़ हाउ दे आर मल्टीनेशनल। एमएनसी अपने ऑफिसेज़ बनाती है, फैक्ट्रीज़ बनाती है जहाँ पर वो सस्ते रेट में और सस्ते रिसोर्सेज़ में सारी की सारी प्रोडक्शन करते हैं और ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सके। एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी। यहाँ पर हम एप्पल के एग्ज़ाम्पल बिल्कुल एकदम एप्रोप्रिएट तरीके से लगा सकते हैं कि एक लार्ज एमएनसी अपना इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट कहीं और पर प्रोड्यूस करती है, डिज़ाइन कहीं और पर यूनाइटेड स्टेट में, कैलिफ़ोर्निया में वो डिसाइड हो जाता है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, यानी कि पार्ट्स में जो है चाइना में। फिर उसको ले जाके मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में बेचा जाता है असेंबल करके और फिर वो दुनिया के सब हिस्सों में बहुत ही महंगे रेट पर बेचा जाता है। मीनवाइल इंडिया में जो कॉल सेंटर्स हैं वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो एमएनसी क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेट करती है प्रोडक्शन, हर जगह अलग-अलग चीज़ों का होता है और बहुत सारा प्रॉफिट मार्जिन लगा के ही चलते हैं। बेसिकली मान लीजिए किसी एप्पल के आईफ़ोन को बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है दैट इज़ मेयरली 10 टू 20,000, वो बेचा मार्केट में लाखों में जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर काफ़ी वेल ऑफ बैकग्राउंड से है, बल्कि गरीब लोगों से और डेवलपिंग लोगों से जो कंट्रीज़ हैं उनसे सस्ते रेट में चीज़ें बनवा ली जाती हैं। ये एग्जाम्पल है एमएनसी का, नॉट ओनली सेलिंग इज फिनिश प्रोडक्ट ग्लोबली बट मोर इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रही है। हमारे यहाँ के लोगों को भी जो है जॉब्स मिल रही है, हमारे यहाँ के लोग भी जो हैं जिस माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं यूट्यूब से, हम इंडियंस भी फ़ायदा उठा रहे हैं।
हम लोग भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हम लोग भी लेज़ के चिप्स खाते हैं, हम लोग भी डोमिनोज़ में जाके, बर्गर किंग में जाके पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स कंज़्यूम करते हैं। तो वहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, जो हमें सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे हमें, हमारे देश के लोगों को भी फ़ायदा होता है। जिसके वजह से हम लोगों को समझ में आया, मैम ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। यानी कि जो बन है और जो टिक्की वो द द जो है यूएस से आ रही है या जो भी जहाँ से भी आ रही है और जो है काम हमारे यहाँ के लोगों को मिल रहा है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, जो कि बहुत ही सारे देश के हिस्से को एक जगह लेके आ जाता है, जो कि हमने देखा एग्जाम्पल चाइना का भी, कि कैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है, मेक्सिकन ईस्टर्न यूरोप में क्योंकि मार्केट होती है यूएस और यूरोप में भेजने में। इंडिया में बहुत ही पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, तो जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनको कस्टमर केयर सर्विसेज दे दी जाती है, जिसकी वजह से 70-60% पैसा किसका बच जाता है, एमएनसीज का बच जाता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर कमा पाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, यानी कि ये जो हमारी बेसिकली क्या होती हैं, एमएनसीज होती है, प्रोडक्शन को भी इंटरलिंक करती हैं। जनरली एमएनसी अपना प्रोडक्शन सेटअप लगाती हैं क्लोज टू द मार्केट, जहां पर उनको लेबर मिल जाए, सस्ता लेबर मिल जाए, बाकी सारे फैक्टर्स भी हों जैसे कि बिजली पानी की सुविधा। एमएनसी और सारी गवर्नमेंट पॉलिसी को भी मद्देनजर रखती है, जो कि हम अभी धीरे धीरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब एमएनसी यहाँ पर जब अपनी फैक्ट्री लगाती है, ऑफिस लगाती है, तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, और इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में करा जाता है, जमीन, बिल्डिंग्स, मशीन और अदर इक्विपमेंट, जो कि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। बट अगर ये इन्वेस्टमेंट चलो कोई एमएनसी करती है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। और इस इन्वेस्टमेंट को वो क्यों करती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। एट टाइम्स एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम अदर लोकल्स, तो ये करती कैसे हैं कि छोटी छोटी कंपनी को बहुत बार उनके साथ जॉइंट एक बिजनेस चला लेती हैं, या फिर वो लोग जो है यहाँ पर पहले अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, फिर इक्वालिटी में उसको डिवाइड कर लेते हैं। सेकेंडली, एमएनसी यहाँ पर पैसा दे देती हैं जो है छोटी कंपनीज को, कि हम लोग आपको पैसा दे रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी आप लोग खरीद लो और अपना प्रोडक्शन बढ़ा लो, और उसी के साथ साथ हम अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे। बट जो सबसे कॉमन वे है एमएनसी का इन्वेस्टमेंट का इंटरलिंकिंग करने का, वो है कि वो लोकल कंपनीज को खरीद लेते हैं अपना एक्सपैंड करने के लिए प्रोडक्शन। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे कारगिल फूड्स का। कारगिल फूड्स एक एमएनसी है बेस्ड इन अमेरिका, ठीक है, जिसने इंडिया के बहुत सारे छोटे छोटू से कंपनी, जिसमें एक आता है पराग फूड्स, उसको खरीद लिया। पराग फूड्स को बेचने के बाद वहाँ उसका नेटवर्क जो था काफी इंडिया में अवेलेबल था, यानी कि अब ज्यादा पैसा कौन कमा पाएगा, एमएनसी कमा पाएगी, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक वो पहुंच पाएगी, क्योंकि उनके पास पैसा, और वो पैसा इन्वेस्ट करके पराग फूड्स को पूरे इंडिया में जो है उसको जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल कर सकते हैं। पराग फूड्स की आजकल 4 रिफाइनरी है, वो अब जो है कारगिल में शिफ्ट हो चुका है, उसकी जो मतलब पूरा कंट्रोल है कारगिल फूड के अंडर में चला गया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल है इंडिया में, और दिन में 5 मिलियन पाउचेस ऑयल के बनाता है। In fact, many of the top MNC have wealth exceeding budget of the developing country government. यानी कि MNCs इतनी पावरफुल होती है, इतना ज़्यादा वेल्थ है उनके पास, कि वो डेवलपिंग कंट्रीज के इकोनॉमी से भी बहुत ज़्यादा गुनी बड़ी होती है, ठीक है। सो उसी के अलावा MNC हमारा और भी एक और तरीके से प्रोडक्शन को कंप्लीटली कंट्रोल करती है। वो डेवलप्ड कंट्रीज में जो है क्या करती हैं, ऑर्डर्स लेती हैं, और जो है डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों से काम कराती हैं। जैसे कि गारमेंट्स, जैसे कि जीन्स का पूरा बिजनेस बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। फुटवेयर, जो कि आपने सुना होगा एडिडास, नाइकी, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादातर गरीब देशों में होती है, डेवलपिंग देशों में होती है। और जैसे कि स्पोर्ट आइटम्स, जो कॉस्को है उसकी बॉल होती है, बैट भी आते हैं उसके, क्रिकेट फैन हो तो आप जानते होंगे उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें सस्ते रेट में आप देख भी सकते हो कि एक महिला है जो लुधियाना में फुटबॉल बना रही है, और इंडिया में तो फुटबॉल इतना ज़्यादा क्रेजी भी लोग नहीं खेलता है, और बहुत सारे बड़े फेमस फुटबॉलर्स को जानते तक भी नहीं है। तब भी जाके जो है घर घर में, गांव गांव में महिला फुटबॉल बना रही है। ये फुटबॉल विदेश पहुंच जाएंगी, ऑल बिकॉज ऑफ द इंटरलिंकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसे में क्या होता है कि छोटे छोटे लोगों से काम कराया जाता है, फिर इसको बहुत ही बड़े मार्जिन में ब्रांड के नाम पर बेचा जाता है, जो अपनी बहुत ही ज्यादा एक ब्रांड नाम बना चुकी है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस, क्वांटिटी, डिलीवरी, लेबर कंडीशन सब कुछ ये डिसाइड करते हैं। इसीलिए दस वी कैन सी दैट देयर आर अ वेराइटी ऑफ वेज इन विच एमएनसी आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन, इंटरैक्टिंग विद लोकल प्रोडक्शन इज वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। तो इसलिए हमें समझ में आ गया कि प्रोडक्शन चाहे कहीं भी हो, लोकेशन आजकल इंटरलिंक्ड हो रही हैं, ठीक है। चलो अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। अब भाई हमारा फॉरेन ट्रेड ऐसा तो नहीं आज का ही कुछ है, ये बहुत ही सदियों से चला आ रहा है। सिल्क रूट जो हमने चैप्टर हिस्ट्री में कंप्लीट करा था, उसके वजह से हमें देखने को मिलती है बहुत सारी चीजें। इन हिस्ट्री यू वुड ऑल्सो रीड अबाउट, ये सारी चीजें हम लोगों को हिस्ट्री में के चैप्टर में भी देखने को मिलेंगी। ऑल्सो ये जो इंटरेस्ट है आज से नहीं, बट ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार करने ही आई थी, और व्यापार कैसा, फॉरेन व्यापार। तो वो कौन सा फंक्शन होता है फॉरेन व्यापार का? अगर सिंपली लैंग्वेज में बात करें तो फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स। यानी कि लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर उनको उनके देश में 100 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है, तो अगर वो विदेशों में अपनी कंपनी के
बारे में जो है चीज़ें बेचना शुरू कर देंगे, तो उनको वो प्रॉफ़िट हज़ारों करोड़ में हो सकता है। ये चीज़ नाइकी भी कर रहा है, ये चीज़ एडिडास भी कर रहा है, ये चीज़ एप्पल भी कर रहा है और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जो कि हमारे देश में फ़ॉरेनर जो हैं एमएनसीज़ हैं और हम लोग उसको डेली लाइफ़ में कंज़्यूम करते हैं, राइट? तो ये क्या है, मार्केट्स उनके अपनी कंट्री से अब उनका प्रॉफ़िट अपने कस्टमर्स वो बना चुके हैं, अब उनको और कस्टमर चाहिए। अब वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा पाएँगे, सिमिलरली उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे और वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो चीज़ें कर रहे हैं, अब वो इंटरनेशनल मार्केट्स तक भी पहुँच पाएँगे। इसका एक एग्ज़ाम्पल है चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया। अगर आप देखो तो मेड इन चाइना जो टॉयज़ होते हैं काफ़ी आजकल इंडिया में मिल रहे हैं, जो कि इंडिया के कंपैरिज़न में काफ़ी सस्ते हैं। इंडिया में प्लास्टिक टॉयज़ वो भेजने लग गए। इंडिया में अब लोग जो थे वो कन्फ्यूज़ हो गए कि हम लोग कौन-सा खरीदें। अब ऑब्वियसली इंडियन कंज़्यूमर जो था वो सस्ते टॉय खरीदता था। बहुत बार तो उसको पता भी नहीं चलता था कि ये मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना। अब वो नए डिज़ाइन हर बार ले आते थे, नए जो भी मतलब जो ट्रेंडिंग होता था वही सारी चीज़ें ये लोग यहाँ पर लेके आते थे। तो चाइनीज़ टॉय इन इंडियन मार्केट में इतने पॉपुलर बन गए कि 70 टू 80% मार्केट पूरा का पूरा इन चाइनीज़ टॉयज़ ने कैप्चर कर लिया। ठीक है? जिसकी वजह से इंडियन लोगों की हाथ से सारी चीज़ें चली गई। जिसकी वजह से अब इंडिया में जो टॉयज़ हैं वो चीपर है, ऑल बिकॉज़ ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन। किसका नुकसान हुआ, किसका जो है फ़ायदा हुआ, वो सब आप समझते ही हो। सो ऐसे में चीज़ें हमें पता चली कि चाइना को तो फ़ायदा हुआ, बट ऐसे में इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है झेलना पड़ा। तो इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड्स एंड गुड ट्रैवल्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस। ठीक है, लोगों की क्या हो जाती है, डिमांड्स बढ़ जाती है, बट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी दो चीज़ें एक जैसी मिलती हैं तो उनका प्राइस लगभग इक्वल होता है। जैसे कि कोई किराने की 2 स्टोर होती हैं तो उनकी आपस में क्या होता है कि जितना रेट तुम दे रहे हो उतना रेट हम भी देंगे, है ना? सो प्रोडक्शन क्या है कि अब आप दूर बैठे भी बहुत ही मीलों दूर से आप एक कॉम्पिटिशन सा लगा रहे हो, चाइनीज़ और इंडिया टॉयज़ की पूरा कॉम्पिटिशन हो रहा है। ऑल्दो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बैन यहाँ पर लगा दिया है। फॉरेन ट्रेड does result in connecting the markets और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। सो बेसिकली क्या है कि एक इंटरकनेक्शन बन गया है। चाइना में जो है दिवाली की चीज़ें बनती हैं। ठीक है, हम लोगों ने दिवाली के लाइट्स ज़्यादा खरीदनी शुरू कर दी हैं, बल्कि जो मेन जो कन्वेंशनल तरीका होता था दिए जलाने का, वो बहुत कम होता है। सो व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो हमने पिछले कुछ 20 से 30 साल में देखा कि एमएनसी काफ़ी ज़्यादा दुनिया में फैल गई हैं और अपना बहुत ही सस्ता प्रोडक्शन करने लगी हैं। तो ऐसे में क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसा हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को समझ में आई। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्री। जितना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है उतना ज़्यादा पैसा और प्रॉफिट वो लोग कमा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स इंटरलिंक्ड हो रही है। अब ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। यानी कि एक कनेक्शन, एक इंटरकनेक्शन एंड एक यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीपली जुड़ी हुई हैं। वो हम एक बार समझते हैं बहुत अच्छे से। एमएनसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी के जो है वो देशों के बीच में घूम रही है, ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप लोग देखो, मारुति सुजुकी इज़ देयर, आप लोग देखो हिंडई इज़ देयर, कोई भी मेड इन इंडिया नहीं। किया की गाड़ियाँ आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, नॉट मेड इन इंडिया। इफ़ वी कंपेयर खाने की रियल जूसेस, ये सारी चीज़ें नॉट मेड इन इंडिया। लेज़ के चिप्स नॉट मेड इन इंडिया। बहुत सारी चॉकलेट्स जो आपकी फेरेरो रोशर, पता नहीं कौन-कौन सी फेवरेट चॉकलेट आजकल, all are made out of India. It is only happening because of globalization, right? तो ऐसे में बच्चे लोग, बहुत लोगों को जॉब्स भी मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कनेक्ट करती हैं। गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि देशों को कनेक्ट करती हैं। जिस माध्यम से आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब से, ये भी एक एमएनसी का ही रोल प्ले है। जो आपको यूट्यूब देखने को मिलता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उससे भी बड़ी बात गूगल, उससे भी बड़ी बात इंटरनेट। एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसकी वजह से लोग तो आते जाते थे, बट अब लोग एक दूसरे से दूसरी कंट्री में भी जाने लगे अपनी सर्विसेज देने। इंडिया के टॉप डॉक्टर्स, इंडिया के टॉप इंजीनियर्स आजकल इंडिया से बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं रेदर देन सर्विंग देयर ओन कंट्री। सो वो बेटर इनकम ढूँढने, बेटर जॉब, बेटर एजुकेशन ढूँढने जाते हैं, बट ऑल्दो थोड़े से कुछ सालों में अभी ये कंट्रीज़ का मूवमेंट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए क्योंकि ज़्यादा ही लोग जाने लग गए थे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन पूरा का पूरा इंटरलिंक करता है और इंटीग्रेटेड रखता है। नाउ लेट अस कंसीडर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वो कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा इनेबल करते हैं। नंबर 1 है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई कि उसने तो ग्लोबलाइजेशन को इतना ज़्यादा स्टिमुलेट कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। जो पिछले 50 साल का अगर हम यहाँ पर देखें, जो ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेस आए हैं वो कितने ज़्यादा आए हैं। दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स। हम लोग अब इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी 1 हफ्ते में ही रिसीव कर लेते हैं। हम लोगों को सिर्फ इंटरनेट खोलना है, उनकी वेबसाइट पर जाना और ऑर्डर प्लेस कर देना है।
तो आपके घर पर वो विदिन 2 वीक्स और मे बी लेस देन अ वीक आपके घर पर पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है। चीज़ें इतनी ज़्यादा फ़ास्ट हो गई हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फ़ास्ट हो गई। इसके एग्ज़ाम्पल हम एक कंसीडर करेंगे। उससे भी बड़ा एक रिमार्केबल डेवलपमेंट है ग्लोबलाइज़ेशन को इनेबल करने का, वो है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बच्चे लोग रिमेंबर दैट दिस क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन्स कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइज़ेशन को बहुत इनेबल करते हैं। ठीक है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन द रीसेंट टाइम टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा तकदीर बदल दी। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन्स, फैक्स आर एक्चुअली कनेक्टिंग द होल वर्ल्ड, जहाँ पर लोग इंस्टेंटली सारी इन्फॉर्मेशन जज कर लेते हैं, कहाँ पर क्या ज़रूरत है, ट्रेड में क्या चल रहा है, सब कुछ उनको पता चल जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन डिवाइस से हो जाती है। वीडियो कॉल इतनी ज़्यादा आसान हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट में, जहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन फटाफट से शेयर करी जा सकती है। ईमेल्स भेज के, वॉइस मेल भेज के नेगोशिएशंस वगैरह भी की जा सकती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एक न्यूज़ मैगज़ीन है जो कि लंदन के लोगों में बेची जाती है, बट उसका प्रोडक्शन और उसका डिज़ाइन पूरे के पूरे दिल्ली में होता है। जो टेक्स्ट होता है वो दिल्ली के ऑफिस में डिज़ाइन होता है, कैसी मैगज़ीन रहेगी, कैसा। द डिज़ाइनर्स इन दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर्स ऑन हाउ टू डिज़ाइन द मैगज़ीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन। दिल्ली के लोगों को ऑर्डर आ जाता है कि वो मैगज़ीन कैसी दिखेगी, कितने पेज होंगे, उसका फ्रंट पेज कैसा होगा, उसमें क्या कौन-कौन से आर्टिकल छापने हैं। ये सारी क्या है, इंडिया में बातें हो रही हैं और उसमें वो कौन-सी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी। जब डिज़ाइनिंग जो कंप्यूटर पे हो जाती है, उसकी वजह से जब वो प्रिंट हो जाती है, तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है, और लंदन भेज दिया जाता है बाय एयर। अगेन डेवलपमेंट हैपेंड बिकॉज़ ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन। जो है हर किसी ने अभी तक एरोप्लेन या बहुत सारी चीज़ें खुद से इन्वेंट नहीं करी है। इंडियन एयरफोर्स भी खुद बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो है रशिया से खरीदता है। Even the payment of money for designing and printing from a bank in London to bank to Delhi is done instantly through the internet. पैसे की बात है तो वो भी e-banking के तरीके से हो जाता है। So this is how deep rooted globalization have become, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारा नेक्स्ट रीजन है दैट इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सो होता ये है कि बच्चे लोग, हमारा जो दूसरा रीजन है वो है कि बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन जो है फॉरेन ट्रेड में दी गई। अगर हम इंडिया का यहाँ पर कंपेयर करें कि जो चाइनीज़ टॉय जो इंडिया में फटाफट आ रहे थे, जिन्होंने 70 टू 80% मार्केट को रिप्लेस कर दिया, इंडियन चीज़ें लोग नहीं खरीदे। मान लो कि अगर ऐसा सरकार अनाउंसमेंट कर दे कि अब हम लोग जो भी चीज़ें चाइना से आएंगी उस पर टैक्स लगाने वाला है, तो जो चीज़ 10 रुपये की चाइना बेचना चाहता था, हम उस पर 90 रुपीज़ का टैक्स लगा देंगे, वो 100 रुपीज़ की बिकेगी। और जो इंडियन प्राइस है दैट इज ओनली 50 रुपीज़। तो आप लोग क्या खरीदोगे? वही खरीदोगे ना जो मेड इन इंडिया है और जो सिर्फ 50 रुपये में मिल रहा है। तो ऐसे में हम लोगों ने एक टाइम पे ऐसा ज़रूर करा था। तो जब भी बच्चे लोग, जब भी कोई चीज़ आ रही है और उस पे कोई टैक्स लगा दिए, इम्पोर्ट मतलब देश में आना, एक्सपोर्ट मतलब देश से बाहर जाना, ठीक है? सो जब भी कोई चीज़ आए और हम उस पे टैक्स लगाते हैं तो उसको ट्रेड बैरियर कहते हैं। यानी कि एक रोकथाम लगा दें, एक ऐसा बैरियर लगा दें जो कि गवर्नमेंट लगा सकती है अपना रेगुलेट करने के लिए, उसके देश में कितना सामान आएगा, कितना नहीं आएगा, क्यों आएगा और किस रीज़न से आएगा, किस रेट में बिकेगा, सारी चीज़ें कंट्रोल होने लग जाए। The Indian government after independence had put barriers to foreign trade and foreign investment. तो बेसिकली बात ये थी कि जब हम नए-नए आज़ाद हुए थे तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ जो बहुत आगे हैं हमसे रेस में, उनसे हम लोगों को कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा था। उस कॉम्पिटिशन की वजह से हमें ये देखने को मिला कि हम लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं और हमारी सरकार को कुछ करना पड़ा। तो हमारी सरकार ने जो बाहर से चीज़ें आ रही थी, विदेश से चीज़ें आ रही थी, उन पर बैन लगा दिया। क्योंकि चाइना का एग्जाम्पल है या फिर यूएस का एग्जाम्पल है, जिन्होंने बहुत ही कम रोल प्ले करा है। हम लोग एक कॉलोनियल कंट्री थे, काफ़ी पीछे रह गए थे रेस में, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए थे। तो ऐसे में हमारी सरकार ने ट्रेड बैरियर लगा दिया और हम लोगों ने कंसीडर करा कि हम लोग अपनी सारी चीज़ों को क्या करेंगे, फॉरेन कंपटीशन से बचने के लिए हम लोगों के लोकल जो लोग हैं उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, उनको नुकसान हो रहा है। सो इंडस्ट्रीज़ बस आ ही रही थी और कंपटीशन हम लोग कर नहीं पा रहे, तो ऐसी स्टेज पर इंडिया को लगा कि हम लोगों को कुछ यहाँ पर बैन लगाने पड़ेंगे और ट्रेड बैरियर्स पर जो है रोक लगानी पड़ेगी। तो बट कुछ फिर भी आइटम्स थे जो अलाउड थे, जैसे कि मशीन, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम वगैरह। बट धीरे-धीरे हमें समझ में आया कि ये अब क्या हो जाएगा, ऐसे करने से हमारी डोमेस्टिक चीज़ें ज़्यादा बिकने लगेगी। डोमेस्टिक जो लोग हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिशन के लिए रेडी हो जाएँगे। बट धीरे-धीरे टाइम आ गया 1991 का, और जो है हमें लगा कि अब पॉलिसी चेंज करने का टाइम आ गया है। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि अब ऐसा समय आ गया कि हम अपने प्रोड्यूसर्स को अब ग्लोबल लेवल तक लेके जाएँगे। हम अपने मसालों को, हमारे मैंगोज़, हमारे एप्रिकॉट्स, ठीक है, सारी चीज़ें, हमारी असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय, मेघालय की चाय, सब जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ चीज़ें हैं वो आजकल एक्सपोर्ट ही करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग अर्न करता है यहाँ पर। तो हमें धीरे-धीरे लगा कि अब हमारे लोग रेडी हो गए कॉम्पिटिशन के लिए, और उस दिन से हम लोगों ने इस पर पूरा का पूरा क्या कर दिया,
बैन हटा दिया, यानी कि ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दिए। रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन जब हम करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को लिबरलाइजेशन कहते हैं, और इसको बहुत सारे देशों ने बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्नाइज भी करा, तारीफ भी करी। अब लिबरलाइजेशन जब हो गया तो बिजनेस अलाउड थे, बाकी सारी कंपनीज इंडिया में आ सकती थी, फ्रीली वो जो चाहे वो कर सकती थी। गवर्नमेंट अब कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस लगा नहीं सकती थी, और सारी चीज़ें अब लिबरल थी, जो चाहे जब जिस चीज़ की चाहे ट्रेड हो सकती थी। नाउ लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डब्ल्यूटीओ। अब हमने जब ग्लोबलाइजेशन की इतनी तारीफ करी ली है, तो उसमें डब्ल्यूटीओ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट दी मल्टीनेशनल कंपनीज। सो जैसे कि हमने देखा कि लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट करा था, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला था। इंडिया में चीप लेबर, सस्ते रिसोर्सेज, सारी चीज़ें अवेलेबल है। सो वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि सारे के सारे जो बैरियर्स, रुकावट उनके रास्ते में आ रही थी, वो सारी हटने वाली थी, और उनको इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिल पा रहा था। वो सब कुछ अब उनके फ़ायदे में होने वाला था। अगर ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे तो ट्रेड जो है अच्छे से हो पाएगी, और सारी की सारी पॉलिसीज लिबरलाइज होंगी, तो और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। सो वो एक ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करती है, जो कि इनिशिएटिव था डेवलप्ड कंट्रीज का। और डब्ल्यूटीओ स्टैब्लिश करता है रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट रूल्स आर ओबेड, यानी कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं ये सारे लोग, और उसको पूरा का पूरा जो भी फ्लक्चुएशंस होती है उसको भी कंट्रोल करते हैं। नियरली 160 कंट्रीज आजकल जो है करंट टाइम में डब्ल्यूटीओ का पार्ट है, एज पर द डेटा जून 2014. Now WTO का काम क्या होता है? WTO is supposed to allow free trade for all. In practice, it is seen that developed countries have unfairly retained trade barriers. होता ये है कि जो WTO के ऑर्गेनाइजेशन है वो बना कैसे है, वो लीडर्स जो थे दे बिलोंग टू डेवलप्ड कंट्रीज, और उन लोगों को कमाना था प्रॉफिट, तो वो हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर करते थे, और डेवलपिंग कंट्रीज का बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। अभी भी हो रहा है ऑल दो ये। सो बेसिकली होता ये है कि जब हम लोगों को कुछ चीज़ उनके यहाँ पर बेचनी होती थी, तो वो बहुत ज़्यादा टैक्स हम लोगों से जो है ले लेते थे, और हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से फिर भी बहुत जो है महंगा होता था। तो ऑब्वियसली रीज़न की बात है कि वो लोग अपनी सस्ती चीज़ें खरीदेंगे, ना कि हमारी महंगी चीज़ें। बट जो वो हमारे यहाँ पर कोई चीज़ें बेचने आते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो सस्ते से सस्ते रेट पर इंडियन कंज्यूमर के पास पहुँच जाए, और ये चीज़ पूरे जो है वर्ल्ड में हो रही है। डेवलपिंग कंट्रीज़ का बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, जैसे कि बांग्लादेश इस तरह, साउथ अफ्रीकन बहुत सारे जो हैं कंट्रीज़ है जिनके साथ ही होता है। दूसरी तरफ डब्ल्यूटीओ फोर्स करता है डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप अपने ट्रेड बैरियर्स हटा लो, आप लोग अभी जो हैं कुछ मत सोचो अपने बारे में। और ये एग्जाम्पल है इंडिया के बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में। यूएस की गवर्नमेंट क्या करती है, डिबेट, ये जो ट्रेड प्रैक्टिस आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, ये हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि जो यूएस की गवर्नमेंट है ना, वो मैसिव अमाउंट अपने फार्मर्स को देती है, ताकि वो लोग क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उनके फार्मर्स यहाँ पर एंगेज कर सके। बट ये मैसिव मनी जो यूएस फार्मर्स को मिलती है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो अपनी फसल को सस्ते से सस्ते रेट पर बेच पाता है। बट इंडियन गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा सब्सिडाइज नहीं है, तो ना चाहते हुए भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी महंगे होता है। तो इसलिए ये पूरी की पूरी एक तरीके से फ्री और फेयर नहीं होते, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर हमारा अगला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इस ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो ये जो इम्पैक्ट है, ये कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इन द लास्ट 20 ईयर्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम अ लॉन्ग वे। पिछले कुछ 20 सालों में हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं। कैसे, वो देखते हैं एक बार। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूसर और लोकल और फॉरेनर प्रोड्यूसर के बीच में, जिसके वजह से एडवांटेज होता है कंज्यूमर को। कंज्यूमर में भी हमारा जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं उनके पास एडवांटेज होता है। There is a greater choice before these consumers who now enjoyed improved quality and lower prices for their several products. Basically कहने की बात क्या है कि जो अमीर तबके के लोग हैं वो अपना स्टैंडर्ड जो है ज़िंदगी का जीने के लिए उनको ऑप्शंस हैं, उनको बहुत सारे टीवीज़ जो है वो दिखाया जाता है, वो बेस्ट टीवी खरीद लेता है। बट इमेजिन करो कोई जो है इंडियन कंज्यूमर है और वो इंडियन टीवी बना रहा है, तो बहुत बार लोग उसको नहीं खरीदते। कि तो वो महंगा होता है क्योंकि उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और ऊपर से लोग चीज़ें जो है वो प्रेफर करते हैं जहाँ पर उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होता है, जिसकी वजह से जो लोग हाईर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर पा रहे हैं उनके पास सैमसंग के फ्रिज के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, उनके पास सैमसंग की टीवी और पता नहीं कौन कौन से टीवी आजकल चल गए हैं। एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द मार्केट। और प्रोड्यूसर और वर्कर्स में ये बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं होता है, यानी कि वर्कर को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि फ़ायदा हो रहा है प्रोड्यूसर को। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन हर किसी के लिए यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म वो चीज़ होती है जो सबको इक्वालिटी में लेके चलती है।
फर्स्टली एमएनसी अपनी इंक्रीज करते हैं इन्वेस्टमेंट इंडिया में, पिछले 20 सालों से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने करी, जो इनके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल है। MNC have been interested in industries such as cell phone, automobiles, electronics, soft drink, fast food and services such as banking as well. आपको इंटरनेशनल बैंक्स भी मिल जाएंगे इंडिया में देखने को, फास्ट फूड की कंपनियां चेन्स मिल जाएंगी, KFC इज़ देयर, मैकडी इज़ देयर, ठीक है, बर्गर किंग इज़ देयर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोको कोला, ये सब कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा, दीज आर ऑल बिलोंगिंग टू MNCs। और इवन लेज का चिप्स, जो कि हमने बहुत बार डिस्कस करा, लेज का जो पोटैटो है उसकी जो क्वालिटी वो इंडिया में ही उसको ग्रो करा जाता है, बट वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो हमारी इंडिया की में बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर पेनिट्रेट कर चुके हैं। ये सारे प्रोडक्ट वेल ऑफ बायर्स ही ज़्यादातर खरीद पाते हैं, और इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विसेज के में भी बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन हुआ है। आपने नोटिस करा होगा कि आपको जब कभी डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने जाते हो, बर्गर किंग में, मैकडी में पिज़्ज़ा खाने जाते हो, तो वहाँ पर जो जॉब कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर इंडियंस ही होता है। ऑल्सो लोकल कंपनी सप्लाई रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, तो दीज इंडस्ट्रीज वेरी हैव प्रॉस्पर, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज इनको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, जो लेज कंपनी है वो जो पोटैटो यूज़ करती है वो इंडियन फार्मर्स का पोटैटो है। इंडियन फार्मर्स एक बार खुश भी नहीं थे, उन्होंने केस भी करा था, और वो केस ऑब्वियसली हार गए थे। वो नहीं चाहते थे वो अपने पोटैटो के जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो लेस को दे, बट ड्यू टू MNC सच अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए थे। सेकेंडली, जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं उनको भी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूअर टेक्नोलॉजी भारत में भी आ रही है। सब चीज़ें हम लोग अपना स्टैंडर्ड मेथड्स इंक्रीज कर रहे हैं, और काफ़ी सक्सेसफुल कोलैबोरेशन हम लोग फॉरेन कंपनीज के साथ कर रहे हैं। स्टारबक्स के नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना तो आपको बता दें कि एक कोलैबोरेशन की वजह से ही स्टारबक्स जो है वो टाटा का है, और वो इंटरनेशनली आपको देखने को मिलेगा, जो एक कॉफ़ी जैसी चीज़ बेच के और बाकी कमोडिटीज़ बेच के काफ़ी प्रॉफिट कमा रहा है। उसी के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी सारे लार्ज इंडियन कंपनीज भी इमर्ज हुई हैं एज अ मल्टीनेशनल देमसेल्व्स, जैसे कि टाटा मोटर्स, जिसकी रेंज और वो काफ़ी फेमस कार है, आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा बिकती है। इन्फोसिस जो IT सेक्टर में है, रेनबैक्सी जो मेडिसिन बनाता है, एशियन पेंट जो पूरे वर्ल्ड में पेंट अपना जो है प्रोवाइड करता है, सुंदरम फास्टनर जो नट्स एंड बोल्ट्स प्रोवाइड करता है बहुत ही सस्ते रेट में। सो बेसिकली इंडियन कंपनीज को भी फ़ायदा ज़रूर हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ़ायदा उठा पाएँ तो हम अच्छी चीज़ें बनाना शुरू कर सकते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन ने नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आई हैं, नई नई सर्विसेज, पर्टिकुलरली जो IT में लोग रहते हैं, जैसे कि जो लोग गूगल में जॉब करते हैं, सैमसंग की IT सेक्टर में जॉब करते हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर हम इंडिया के IIT को कंपेयर करें तो मेजर जो बहुत ही भयंकर वाली प्लेसमेंट होती हैं वो कहाँ होती है, इंटरनेशनल लेवल पर ही होती हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग जो हैं ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर लंदन, ये एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का कि कैसे दिल्ली में बैठ के लंदन की मैगजीन बना रहे हैं। बिसाइड्स डेटा एंट्री, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा संभाला जाता है सस्ते रेट में इंडिया में जो है ये चीज़ें होती हैं, फिर डेवलप्ड कंट्रीज में भेजी जाती हैं। जो येलो बॉक्स आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जब इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन को लेकर, इतने सारे लोगों को जॉब्स मिल रही है, तो सरकार भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए और वो अट्रैक्ट हो जाए हमारे देश को। तो रिसेंट ईयर में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्शंस लिए हैं, बहुत सारे स्पेशल स्टेप्स लिए हैं ताकि फॉरेन कंपनीज आए हमारे देश में और पैसा इन्वेस्ट करें। तो इसलिए हमने बनाए इंडस्ट्रियल जोन्स, और इन इंडस्ट्रियल जोन को कहा जाता है SEZ, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने की पूरी कोशिश होती है, जैसे कि अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अच्छे रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रिक्रिएशन, एजुकेशन फैसिलिटीज सब कुछ दी जाती है। जो कंपनीज अपना इन जोन्स में अपना सेटअप करती हैं पूरा का पूरा, उनको 5 साल तक कोई टैक्स भी नहीं पे करना चाहता है, तो वो एक अलग ही अट्रैक्शन हो जाता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउड कर दी है लेबर लॉज में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और हम लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अब लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी करने से होता यह है कि देखो हमारे जो वर्कर्स हैं और जो उनके राइट्स तो बिल्कुल भी नहीं जो हैं माने जाते, बट गवर्नमेंट ज़्यादा लार्जर पिक्चर को देखते हुए ज़्यादा लोगों को जॉब्स जो मिल रही हैं एटलीस्ट उनको ज़्यादा फोकस करती है। अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात है ये होता क्या है, फॉर ऑब्वियस एग्जांपल हम लोग जितनी आइसक्रीम गर्मियों में कंज्यूम करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं गर्मियों में, उतनी आइसक्रीम हम लोग सर्दियों में नहीं खाते हैं। तो मान लीजिए कोई इंटरनेशनल आइसक्रीम कंपनी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गर्मियों में एम्प्लॉयमेंट देगी, सर्दियों में उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी, राइट। तो यही सारी चीज़ें क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और इसी चीज़ की वजह से वर्कर्स को रेगुलर परमानेंट बेसिस पर हायर नहीं करा जाता है, बट जब उनको चाहिए होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, तब इसको जो है बुलाया जाता है।
और वो कंपनी का पैसा भी कम खर्च करेगा, रेगुलर पैसा देना पड़ेगा, तो इतना प्रॉफिट कंपनी नहीं कमा पाएगी। हाउएवर अगर वो जब भी सेटिस्फाई नहीं होते और फिर भी लेबर लॉज में कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मांगते ही रहते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे थे अभी हम लोग, वो कैसे अलग अलग होती है। अभी हमारे पास एक एग्जाम्पल है स्मॉल प्रोड्यूसर का, जिसमें हमें राइजिंग कंपटीशन जो है, रवि एक जो है यहाँ पर व्यक्ति हैं जो कि एक बिजनेसमैन है, और वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट शुरू करी थी। यानी कि उन्होंने एक बैंक से लोन लिया था इन द ईयर 1992, और वो एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे कैपेसिटर का। कैपेसिटर वो जो है यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में, जैसे कि ट्यूबलाइट्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को एक्सपैंड कर लिया, बहुत सारी चीज़ें डेवलप उन्होंने कर ली, और 20 लोग भी वो अपने अंडर काम करवाने लगते हैं। ही स्ट्रगल टू रन हिज कंपनी स्टार्टेड व्हेन द गवर्नमेंट रिमूव्ड रिस्ट्रिक्शंस, बट उसके उनकी ज़िंदगी में, रवि की ज़िंदगी में एक जो है यहाँ पर बुरा वक्त स्टार्ट हो गया जब गवर्नमेंट ने WTO के पूरे लिबरलाइजेशन के तहत सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। हिज मेन क्लाइंट्स जो टेलीविजन कंपनीज के क्लाइंट्स थे यूज टू बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग कैपेसिटर इन बल्क फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीविजन सेट्स। अब लोग चीज़ें बल्क में खरीदने लगे, और चीज़ें जो बल्क में खरीदी जाती है MNC बेच रही हैं, काफ़ी सस्ती होती थी, जिसकी वजह से जो रवि था वो कंपटीशन को बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर झेल पाया, और उसको जो है अपने लिए जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसकी पूरी की पूरी जो प्रॉफिट हो रहा था वो अब आधा हो गया, और लोग भी उसके पास सिर्फ 7 ही लोग बचे जो कि अब उसके लिए काम कर रहे थे। रवि नाउ प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ ऑफ द कैपेसिटर जो कि वो 2000 में बना रहे थे, उनके पास अब 7 ही वर्कर्स बचे। और यहाँ तक कि रवि के कुछ दोस्त जो हैदराबाद और चेन्नई में काम कर रहे थे, उन्होंने तो अपना बिजनेस बंद ही कर दिया। सो बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन और उनकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब कर देता है। ये सिर्फ कैपेसिटर का ही नहीं, बैटरीज, प्लास्टिक, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल्स एग्जाम्पल हैं इसके, जहाँ पर स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को कंपटीशन की वजह से एकदम उनकी जॉब्स चले जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज और ऐसी जो इंडस्ट्रीज है वो बंद हो चुकी हैं, और लोग जो है बिल्कुल जॉबलेस हैं। द स्मॉल इंडस्ट्री इन इंडिया एम्प्लॉय लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स 20 मिलियन इन द कंट्री नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर। जो स्मॉल इंडस्ट्री हमारे देश में, वहाँ पर लगभग 20 मिलियन लोग जॉब करते हैं, और ऐसे में इनको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल यहाँ पर नोटिस करा होगा कि दिवाली के टाइम पर बहुत सारी व्हाट्सएप पर इमेजेस या फिर इंस्टाग्राम पर जो है चीज़ें वायरल होती हैं कि आप लोग मिट्टी के दिए खरीदना, चाइनीज़ लाइट से ना खरीदना। तो ये एक एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का ही, कि ग्लोबलाइजेशन कैसे बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है कि जो चाइना है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट भारत में बेच रहा है, वो भी ऐसे टाइम पर जब हमारे देश में दिवाली जैसा त्यौहार जो कि बहुत लार्जली मनाया जाता है नॉर्दर्न इंडिया में। तो वो मतलब सोसाइटी को इतना डीपली समझ चुका है कि आपको चारों तरफ चाइनीज़ लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि जो दिवाली होता है दैट इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। और यहाँ पर जो स्मॉल प्रोड्यूसर है जो हाथ से दिए बना रहे हैं, लोग दिए खरीदने को रेडी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि लाइट लंबे समय तक चलेगी, उनको सिर्फ वो कनेक्ट करनी है और इलेक्ट्रिसिटी जो है से वो कनेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर को काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे में जो कंडीशन है वर्कर्स की, और उनको बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे वर्कर सेक्टर एंड हमारे उनकी कंडीशन, जो वर्किंग कंडीशन है उसमें देखने को मिलती है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट अप इज़ द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। यानी कि मैम कुछ लोगों को फ़ायदा है तो कुछ लोगों को नुकसान भी, तो उसका सोल्यूशन क्या है? अगला स्टेप्स हमने लिया, जो भी हमने अभी चीज़ें पढ़ी और जो एविडेंस देखे, तो हमें पता चल गया कि हर किसी को तो ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट हो ही नहीं रहा है। पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। जिन लोगों के पास लिखाई पढ़ाई है, जिन लोगों के पास पैसा है, वही ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा बेनिफिट है, हर किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा क्वेश्चन है कि अब हम इसको और बेहतर कैसे बनाएं ताकि सब लोगों के लिए एक जैसी अपॉर्चुनिटी हो और सबको एक शेयर्ड बेटर बेनिफिट मिले। सो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर सकती है उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस, द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉ आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स। यानी कि जो लेबर लॉज जो अभी हमने पढ़े थे वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो, और जो उनका सच में अधिकार है वो उनको मिले। वो स्मॉल प्रोड्यूसर को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी करें बाय प्रोवाइडिंग देम सस्ता लोन, है ना, सस्ता लोन सपोर्ट पूरा दे सकते हैं, फ्री की बिजली का बिल नहीं ले, ताकि हम लोग रेडी हो जाएं कंपटीशन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से लड़ाई करने के लिए।
है ना? द नेसेसरी गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर, अगर नेसेसरी है तो वो जो हम लोगों ने बैरियर वाली बात करी थी वो अप्लाई करे जा सकते हैं। वो डब्ल्यूटीओ में फेयर रूल्स के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं ताकि हम लोगों के इंटरेस्ट भी जो हैं सामने आए। जिन देशों के साथ ऐसा हो रहा है जैसे कि बांग्लादेश और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उनको मद्देनजर रखते हुए उनकी बात भी आगे रख सकते हैं। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन हैव influence important decision relating to trade and investment and WTO। तो पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने आजकल स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, जो मेजर इश्यूज होते हैं उनके बारे में बात करनी शुरू कर दी है, और ये दिखाता है इंपॉर्टेंट रोल जो कि हमें फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए चाहिए। अगर अब हम यहाँ पर चैप्टर को कंक्लूड करें तो हमने देखा कि अभी करंट फेज क्या चल रहा है बच्चा लोग हमारे ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन कैसे रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज करता है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से ये हो रहा है, जिसमें एमएनसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एमएनसी आना चाहती है सस्ता लेबर और सस्ती प्रोडक्शन ढूंढते जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में प्रोडक्शन को जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली आईटी बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले यहाँ पर करती है जो कि कंट्रीज़ को ऑर्गेनाइज करती है। इन एडिशन लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैज़ फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुँच गया है हमारा ग्लोबलाइजेशन, जब से हमने अपने पूरे बैरियर्स हटाए हैं तो इन्वेस्टमेंट भर भर के हो रही है। At the international level, WTO has put pressure on developing countries to liberalize trade and investment। तो इंटरनेशनल लेवल पर WTO को हम लोग प्रेशर भी बनाते हैं जब वो कुछ हमारे साथ नहीं अच्छा करते हैं। ग्लोबलाइजेशन अच्छे जो पैसे कमाने वाले कंज्यूमर हैं, जिनको स्किल आती है, एजुकेशन आती है, उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है, बल्कि स्मॉल प्रोड्यूसर और वर्कर्स को एक बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन देखने को मिल रहा है। फेयर ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ करनी पड़ेगी ताकि सब लोग एक अच्छा बेनिफिशियल जो है फ्यूचर साथ में शेयर कर पाए। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। पिछले 20 साल का डेटा देखें तो इतनी सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल थी। 20 साल बाद यानी कि 2023 को देखें तो अनलिमिटेड चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जो बातें मेरी आप तक पहुंच पा रही हैं, ये भी ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। कैसे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। जिस एप्लीकेशन को आप यहाँ पर अभी एक्सेस कर रहे हो, दैट इज नॉट मेड इन इंडिया, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, so thank you so much everyone, sending a lots and lots of love. Bye bye, take care, see you in the next chapter.